क्या हाल चाल है बच्चों। चलिए चालू करते हैं। बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। पिछली क्लास में पॉलीसैकेराइड्स हमने कर लिए थे, सेल्यूलोज एंड स्टार्च। एक टेस्ट है, आपको जो थ्योरी कॉपी दी गई है उसमें लास्ट में एक टेस्ट है, मॉलिस टेस्ट। ठीक है, तो सारे लोग ध्यान से सुने देखें। तो मैं कुछ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं जो आप थ्योरी कॉपी में सीट में सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में, उसे आप क्या कर लेंगे बोलिए, अपनी कॉपी में भी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं उन हेडिंग्स बता देता हूं क्या क्या पॉइंट्स हैं वो। एक तो मॉलिस टेस्ट है, वो आप देखिएगा लास्ट में आपको मिल जाएगा। मॉलिस टेस्ट, ठीक है। मॉलिस टेस्ट ये आपको दिया हुआ है। ये जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट में डिटेल में तो आपको मिल ही जाएगा वहां पर, बट ये हर उस कंपाउंड के द्वारा शो होता है जिसमें शुगर जरा सा भी मौजूद हो। ठीक है, तो सोन बाय चाहे वो आपका सिंपल शुगर हो, ठीक है, चाहे मोनोसैकेराइड हो, चाहे ओलिगोसैकेराइड हो, चाहे आपका पॉलीसैकेराइड हो, सही है, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स में आप देखें उसमें भी शुगर यूनिट होती है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ये बाकी रिएक्शन एंड डिटेल एवरीथिंग इज गिवन इन सीट, यू कैन राइट इट फ्रॉम देयर डायरेक्टली, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हमें एक छोटा सा सेगमेंट करना है, इसी में आता है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जैसे बेसिकली आपको पता आरएनए एंड डीएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली हम दो न्यूक्लिक एसिड यहां पढ़ने वाले हैं, सारे लोग देखेंगे। न्यूक्लिक एसिड हैं क्या, आरएनए डीएनए हैं क्या, दे आर पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स हैं, सब एक एक बात करेंगे। There are two type of nucleic acids. Okay, दो टाइप के होते हैं मेरे भाई, आइए जरा देखें। फर्स्ट इज RNA एंड सेकेंड इज DNA। ठीक है, जरा ध्यान से देखें। पहला वर्ड जो है वो शुगर के नाम से लिया गया होता है, फिर होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा वर्ड जो होता है वो भी शुगर का है, वो होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब हमें आरएनए डीएनए के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हुए पढ़ना है कि क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको बता दूं। फर्स्ट, पॉलीमर्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स। ये पॉलीमर हैं। पॉलीमर मतलब क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ। पॉली मतलब बहुत सारे, मर मतलब मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो मेरे भाई वो कौन से मॉलिक्यूल हैं जिन्हें बहुत बार बहुत सारे लिया गया और उनसे पॉलीमर बनाया गया, यानी कि वी आर लुकिंग फॉर मोनोमर, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे आपको लेकर चलेंगे। पॉलीमर जो है, इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसकी बात करेंगे। क्लियर, सारे लोग देखिएगा प्लीज। स्मॉलेस्ट यूनिट, क्लियर, यू कैन से मोनोमर जिसे बार बार यूज करके बनाया जाता है, इज नोन एज, सारे देखो,
इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। देख रहे हैं आप, मतलब पॉलीमर किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में लेकर उनसे बनता है पॉलीमर, और उन पॉलीमर को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए। अब आप कहोगे इसमें क्या बोलेंगे? ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन सी शुगर मौजूद है। अगर न्यूक्लियोटाइड के अंदर राइबोस शुगर थी तो उसका पॉलीमर होगा आरएनए, और अगर इसके अंदर शुगर जो थी वो डीऑक्सीराइबोस थी तो डीएनए। अब ये है न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड से बनता है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अभी मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीके से बता दूंगा। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? न्यूक्लियोटाइड, सारे लोग देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड, एक एक चीज देखो सब मिलेगा यहां पर, बाय न्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ phosphoric acid, reaction of phosphoric acid with nucleoside। अब नया टर्म आ गया, ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड की फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्शन कराने पर मिलता है न्यूक्लियोटाइड। अब आप कहोगे न्यूक्लियोसाइड कब मिलता है? न्यूक्लियोसाइड, आइए उसकी बात करते हैं। बड़ा सुंदर पॉइंट में हम लिख रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड कब मिलता है? सारे लोग सुन लो, पूरा राज खुल जाएगा। न्यूक्लियोसाइड इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ शुगर एंड बेस। लीजिए, सारे राज खुल गए, क्योंकि यहां कोई अननोन नहीं है। शुगर और बेस से हम रिएक्शन कराएंगे। चलो यहां से चालू करते हैं। शुगर बेस की रिएक्शन कराएंगे, न्यूक्लियोसाइड मिलेगा। न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। सारे सुन लो फिर से। शुगर और बेस की रिएक्शन कराएंगे, शुगर और बेस की, तो मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड की कराएंगे तो मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनाएंगे, पॉलीमर तो मिलेगा न्यूक्लिक एसिड। है ना आसान? बड़ा सिंपल, लॉजिकल। आइए, अब आप कहोगे सर ये शुगर बताओ, बेस बताओ, सब बताएंगे, टेंशन मत लेना। अब यहां ध्यान से सुनिए। sugars used for न्यूक्लिक एसिड्स, एक एक चीज बताएंगे आपको, टेंशन मत लेना। शुगर्स यूज्ड फॉर न्यूक्लिक एसिड, जो शुगर हम यूज करते हैं वो कौन कौन सी है, सारे लोग देखेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो अगर हम बात करें फॉर आरएनए, जो हम बाद में आरएनए बना रहे होंगे, और फॉर डीएनए, सारे लोग देखो प्लीज, डीएनए, ठीक है। तो आरएनए के लिए होगा राइबोस, एंड आई थिंक यू ऑल नो अबाउट राइबोस। राइबोस होता है आपका एल्डोपेंटोस। राइबोस क्या होता है आपका? एल्डोपेंटोस होता है। तो उसमें राइबोस में 5 ही कार्बन होते हैं, ठीक है। तो फ्यूरनोस फॉर्म में बना रहा हूं, और मैं केवल OH बनाऊंगा। इट्स OH, ये OH, ये OH, सारे लोग देखेंगे, एंड ये है OH एंड H2C। Look at this, this is ribose, this is ribose, ठीक है। फॉर आरएनए जो यूज किया गया है, फॉर आरएनए एंड फॉर डीएनए, एंड नेम ऑफ दिस शुगर इज, everyone knows, is ribose. Ribose is a aldopentos, clear? And DNA, अच्छा इसकी नंबरिंग देखो एक बार आप, इसकी नंबरिंग बताता हूं मैं आपको, ठीक है। इट्स लाइक 1 2 3 4 5, क्लियर। नाउ डीऑक्सीराइबोस जो है
उसमें क्या होता है, आपका ये नंबर 2 पर ऑक्सीजन नहीं होता, उसके नंबर 2 पर ऑक्सीजन नहीं होता। तो ये मैं थोड़ा और नीचे बना लेता हूं, ये वाली चीज थोड़ा और नीचे बना लेता हूं मैं। आइए बी वाला देखें, फॉर डीएनए हम कौन सा शुगर ले रहे हैं वो देखते हैं। यहां पर मेरे भाई सेम रहेगा बस, क्योंकि इसके नाम में ही है ना, डीऑक्सी, डिलीट कर दो ऑक्सीजन राइबोस से ऑक्सीजन डिलीट करो, एक ऑक्सीजन डिलीट करें नंबर 2 वाला, तो आप देखें आपको जो मिलेगा वो ये मिलेगा, क्लियर। और ये है OH H2C। सारे लोग देखें, दिस इज योर 2-डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। ये डीएनए में होता है, ये शुगर डीएनए में होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो होते हैं, इसका नाम मैं लिख देता हूं यहां पे, इसका नाम है डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, कर लेंगे आप, ओके। तो मेरे भाई ये शुगर हो गया, शुगर। बेस जानना है अब हमें क्या जानना है, बेस। सारे लोग देख लो, जो शुगर्स हैं उनके बारे में हमारी नॉलेज आ चुकी है, अब हम पता करेंगे बेसिस क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो सारे लोग देखो, अगला पॉइंट है बेसिस, ठीक है, यूज्ड, ठीक है, फॉर न्यूक्लिक एसिड्स, फॉर न्यूक्लिक एसिड्स। सारे लोग देखें कौन कौन से बेसिस यूज होते हैं मेरे भाई, फॉर आरएनए, फॉर आरएनए एंड फॉर डीएनए, फॉर डीएनए। इसमें एक डिफरेंस होता है, केवल एक डिफरेंस होता है। मैं यहां नाम लिखूंगा, स्ट्रक्चर आपकी सीट में बने हुए हैं, तो प्लीज वो स्ट्रक्चर्स आप बना लेंगे अपनी कॉपी में, जरूर से जरूर, ये याद रखिएगा, जरूर से जरूर बना लेंगे, ठीक है। तो आरएनए में जो होता है, क्या क्या होता है सुने, मैं यहां शुगर्स लिख रहा हूं, एक मिनट, मैं यहां शुगर्स लिख रहा हूं, आरएनए शुगर के मैं नाम लिखूंगा, नाम, स्ट्रक्चर्स आपकी सीट में दिए हुए हैं, सारे लोग देखेंगे। एडेनिन, एडेनिन दोनों जगह लिया जाता है, ठीक है। 4 शुगर्स हैं इनके खाते में, ग्वानीन, 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 साइटोसिन, क्या बताइए, साइटोसिन, 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 आपको दिख रहे हैं नाम, हाँ ठीक है, तीनों नाम सेम, एडेनिन उसमें भी, एडेनिन इसमें भी, ग्वानिन इसमें भी, ग्वानिन इसमें भी, साइटोसिन उसमें भी, साइटोसिन इसमें भी। नाउ फोर्थ जो बेस है वो अलग अलग होता है, फोर्थ बेस जो है वो अलग अलग होता है, उसके लिए मैं अलग कलर ले लेता हूं। फोर्थ बेस जो है, ब्लू से लिखें, चलिए, और एक येलो से लिखते हैं। मेरे भाई आरएनए में जो फोर्थ होता है वो होता है यूरेसिल, यूरेसिल। और डीएनए में जो फोर्थ होता है दैट इज थाइमीन। ये बड़ा, ये है डिफरेंस बेसिस में। 4 बेस इसमें भी चाहिए, देख सकते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, एंड इसमें भी 3 तो सेम है, फोर्थ वन इज डिफरेंट। डीएनए में है थाइमीन जो अलग है, और आरएनए में है यूरेसिल। ये बेस हो गए, ये शुगर हो गए। अब आप कहोगे सर हमें एक न्यूक्लिक एसिड बनता हुआ दिखा दीजिए तो हमें पूरा समझ में आ जाए। अब ये सारी चीजें मैं एक साथ क्लब करके आपको दिखाता हूं। मैं आपका लेफ्ट वाला कॉलम हटाऊंगा, लेफ्ट वाला कॉलम हटाऊंगा, और आप पूरा न्यूक्लिक एसिड बनते हुए देख लें अपनी आंखों के सामने। सारे लोग देखिएगा, ठीक है।
चलिए, जैसे आप कुछ भी बनाना चाहते हैं, मान लीजिए हम आरएनए बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां से चालू कर रहे हैं फॉर आरएनए। सारे लोग देखिएगा, सबसे पहले क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता था, शुगर एंड बेस, ठीक है। तो फॉर आरएनए हमने स्टार्ट किया न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड बनता था शुगर एंड बेस। आरएनए का शुगर क्लियर है, ओके, सारे लोग देखते रहिएगा। शुगर क्लियर है अपने को, OH 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 एंड CH2OH एंड बेस, बेस एंड शुगर नंबर 1 पर कंडेंस हो जाते हैं, नंबर 1 पर कंडेंस हो जाते हैं, और यहां लगती है बेस यूनिट, यहां लगती है बेस यूनिट। दिस इज योर न्यूक्लियोसाइड, दिस इज योर न्यूक्लियोसाइड। शुगर के नंबर 1 पर, शुगर के नंबर 1 पर बेस आके लग गया, कंडेंस हो गया, ये न्यूक्लियोसाइड है। नाउ थिंक अबाउट न्यूक्लियोटाइड, think about nucleotide. Now you can also relate with their names. इसके साइड में लगा है न्यूक्लियोसाइड है, इसके साइड में लगा न्यूक्लियोसाइड है, सारे देखना, ठीक है। ये OH, ये OH एंड दिस इज अबाउट OH CH2, क्लियर, एंड OH, OH की जगह यहां क्या आ चुका है, बेस, ये बेस यूनिट है मेरे भाई। न्यूक्लियोटाइड बनता था न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड से। तो मेरे भाई याद रखना, सारे फॉस्फोरिक एसिड नंबर 5 से कंडेंस होता है, फॉस्फोरिक एसिड नंबर 5 से कंडेंस होता है। तो यहां जो आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई, OP, ऐसा आएगा ना। देखो न्यूक्लियोसाइड में थोड़ा साइड कर देता हूं इसे, ये बीच में आ रहा है, सारे लोग देखो। अब मैं यहां पर बना रहा हूं न्यूक्लियोटाइड, मेरे भाई नंबर 5 से फॉस्फोरिक एसिड यहां पर कंडेंस हो जाएगा। लुक एट दिस, इसने शुगर को इधर से बेस ने, इधर से फॉस्फोरिक एसिड ने टाइड कर लिया है, पकड़ लिया है। सम सॉर्ट ऑफ रिलेट करता है, यहां साइड में लग गया, यहां दोनों साइड में, तो वो टाइड हो गया, बंध गया। तो मेरे भाई ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। इट कंटेन्स दिस सेगमेंट, ओके। और अब आप चाहते हैं कि ये बन गया मोनोमेरिक यूनिट, मोनोमेरिक यूनिट। अब हम बनाएंगे क्या, न्यूक्लिक एसिड। आइए सी वाला पॉइंट क्या है बताइए, जस्ट बताइए। अब है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड गिव्स आरएनए, ये आरएनए देगा। कैसे करेंगे पॉलीमराइज वो बताता हूं आपको, इसे लाकर लिख लो, यहां पर लिख लिया आपने। यहां है बेस यूनिट, रहने दो, यहां है OH, यहां है OH, यहां क्या यूनिट है, H2C, और बताइए क्या है, OP डबल बॉन्ड O एंड OH, जो भी है उधर लिख लो आप, जो भी सेगमेंट है लिख लो, ठीक है। इसके नीचे एक और यूनिट ले आओ, चलो मैं यहां लिख रहा हूं एक यूनिट, सारे लोग देखना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। इसके नीचे मैं एक और यूनिट लिख रहा हूं, OH बेस यूनिट, एंड इधर क्या था बोलो जरा, OH नहीं, इधर था आपका CH2OP डबल बॉन्ड O एंड OH। तो ये देखिए, एक इधर न्यूक्लियोटाइड है, एक इधर न्यूक्लियोटाइड, ऐसे न्यूक्लियोटाइड इधर और लिखे होंगे, इधर और लिखे होंगे, खूब सारे लिखे होंगे। मेरे भाई ये सब कुछ डिजाइन आपकी सीट में बनी हुई है, इसलिए रत्ती भर भी टेंशन आप मत लीजिएगा, सब कुछ बना हुआ है, ठीक है, पक्का। तो अब होगा क्या, दीज आर 2 न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स, ये आपको, ये तो 2 हैं लेकिन हमें बहुत सारे लेने हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे हैं, इसके नीचे भी बहुत सारे हैं। अब देखो कंडेंसेशन कहां से होता है मेरे भाई, ये है सबसे ध्यान देने वाली बात,
ये पोजीशन क्या चल रही थी आपको? 1 पर बेस लगा था, याद है आपको? 1 पर बेस लगा था, 5 पर फॉस्फोरिक एसिड लगा था। ऑड है, सारे ऑड, सारे ऑड। 1 पर बेस, 5 पर फॉस्फोरिक एसिड, और नंबर 3 से कंडेंस होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड यूनिट। नंबर 3 से कंडेंस होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड। सारे 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में नंबर 3 फॉस्फोरिक यूनिट को कंडेंस कराते जाओ, फिर उसका 3 आगे वाले का फॉस्फोरिक यूनिट, उसका 3 उसका आगे वाले का फॉस्फोरस यूनिट, कंडेंस कराते चले जाइए। और जब आप ऐसा कराते चले जाएंगे तो सच बताना है, उसके अलावा तो कुछ और बताना ही नहीं है। ये बेस, ये OH, क्या आप देख पा रहे हैं? यहां आपको जो मिलेगा दैट वुड बी समथिंग लाइक, बोलो बोलो यार, ऐसा होगा यार, ठीक है? लुक 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 लुक, ऐसा, दिस, ऐसा चलता चला जाएगा। ये देखिए O एंड सो ऑन, OH एंड बेस, ठीक है? ऐसा यहां पर चलता चला जाएगा, CH2O PO, ऐसा चलता चला जाएगा। सो दिस यूनिट इज RNA एक्चुअली। यू कैन मार्क रिपीटिंग सेगमेंट ऑफ दिस वन, बहुत आसानी से मार्क कर सकते हैं, ठीक है? कर लीजिएगा अगर आप कर रहे हैं तो। ये जो पॉलीमर आएगा इस तरीके से चलता चला जाएगा, दैट वुड बी RNA। अच्छा, DNA में क्या होगा? बस शुगर बदलनी है। अगर ये शुगर तुम यहां रखोगे तो मेरे भाई जो बनेगा वो फिर न्यूक्लिक एसिड DNA बनेगा, ठीक है? सो लुक एट इट, बहुत आराम से देखें। अच्छा, अब आपको थ्योरी सीट में कुछ और चीजें, एक टेबल बनी हुई है कि किस विटामिन की कमी से कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी डिसीज हो सकती है। तो एक बार आप उसे एक नजर देख लेंगे, वो आपकी NCERT में भी है, वो टेबल NCERT में भी है, वो टेबल सीट में भी है, तो एक बार आप उसे देख लीजिएगा। तो इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड आपका न्यूक्लिक एसिड सेगमेंट। तो मैं ये दोस्त हटा दूंगा और अब मैं आपको POC का सेगमेंट कराऊंगा। POC एक्चुअली पहले ये हटा देता हूं, फिर बात करते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में POC कई जगहों पर आई है, ठीक है? और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। लाइक मैं कुछ याद दिलाता हूं, लूकास रीजेंट आपने पढ़ा है, लूकास रीजेंट, हेलोफॉर्म, जोन्स, एसिडिक K2Cr2O7, टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, सिप्स, ब्रोमीन वाटर डिकलराइजेशन, बेयर्स रीजेंट। So all these reactions are related with practical organic chemistry. Even और बताता हूं, Hinsberg's test, कार्बिलअमीन रिएक्शन, डायथाइल ऑक्जेलेट टेस्ट, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, मेरे भाई ये सारी रिएक्शंस प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं। और इस दौरान 1, 2, 3 ऐसी रिएक्शंस हैं, 2-3 रिएक्शंस ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे टच से दूर हैं। आपको एक सीट मिली है पॉलीमर एंड POC, उसमें कंप्लीटली थ्योरी पूरी दी गई है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। उसमें फर्स्ट कुछ पेजेस में पॉलीमर का कंटेंट है, उसके बाद प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंटेंट है। तो उस प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंटेंट में सारी रिएक्शंस आपको लिखकर वापस दी गई है, चाहे वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो, चाहे वो आइडोफॉर्म हो, चाहे वो लुकास हो, चाहे वो टॉलेंस हो, फेलिंग हो, बेनेडिक्ट हो, एवरीथिंग इज देयर। वहां हिंसबर्ग्स मिलेगा, वहां मस्टर्ड ऑयल टेस्ट मिलेगा, कार्बिलअमीन टेस्ट मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब वैसे हमने POC 95% पढ़ ली है, लेकिन वो POC हमारी कॉपी के अलग अलग चैप्टर्स में, बट इन दिस कॉपी, इन दिस सीट, मैंने वो सारी रिएक्शंस को एक ही जगह लिख दिया है ताकि आपको सारी रिएक्शंस एक जगह मिल जाए। सो ये इंटरेस्टिंग चीज है। उसमें 3-4 रिएक्शंस है, मैं चाहूंगा कि आप लोग उस पर ध्यान दें। 3-4 रिएक्शंस है जिसमें बहुत फ्रीक्वेंटली हमने बात नहीं की है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट इट विद, हम करने जा रहे हैं POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है मेरे भाई? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट, 95% पार्ट हम कर चुके हैं, तो हम करेंगे उसका पार्ट जो है वो है केवल 5% बचा हुआ। चलें, एक बार अगर आपके पास सीट हो तो सीट निकाल लीजिए, सीट अगर है तो सीट निकाल लें एक बार।
प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमर एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे करके चले। एक सेकंड में अभी सीट निकाल लेता हूं। आइए मैं इसका पेज नंबर भी बता देता हूं आपको। पीओसी स्टार्ट है पेज नंबर 22 से, पेज नंबर 22 से स्टार्ट है। तो मेरे भाई प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आज बोर्ड पर हम केवल 3-4 टेस्ट ही करेंगे। आज बोर्ड पर हम केवल 3-4 टेस्ट करेंगे जो हमारे टच में बहुत ज्यादा है नहीं। लाइक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला मैं आपको बता रहा हूं, टेस्ट फॉर एल्कोहल्स, टेस्ट फॉर एल्कोहल्स, ठीक है, टेस्ट फॉर एल्कोहल्स। हालांकि आपने लूकास उकास पढ़ा हुआ है, बट मैं यहां चाहूंगा कि आपका जो ध्यान है वो सोडियम टेस्ट पर जरूर जाए। सोडियम टेस्ट, मेरे भाई सोडियम टेस्ट क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। सो देखें, ऑन ट्रीटिंग सैंपल विद सोडियम मेटल, विद सोडियम मेटल, क्या होगा बताइए, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, H2 गैस इज इवॉल्व, H2 गैस निकलती है। तो क्या होता होगा आपको पता है, हमने बहुत जगह रिएक्शन की है। सोडियम मेटल H+ को रिड्यूस कर देता है हाइड्रोजन गैस में, और ये जो हाइड्रोजन गैस है इसकी वजह से हम पता कर लेते हैं कि ये सोडियम है। हालांकि आपको पता है, तो समझने वाली, ये भी आपकी सीट में सब लिखा हुआ है, आपको पता है सोडियम मेटल जो है वो हर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से KH को हाइड्रोजन गैस में निकाल सकता है। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद ईच H ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या आपको पता है ये O का H ले सकता है, ठीक है, मतलब वाटर से, एल्कोहल से, एमीन से, थायोल से, ये सब तो ठीक था। टर्मिनल एल्काइन का H, टर्मिनल एल्काइन का H भी ये चुरा सकता है, चुरा लेगा ये, ठीक है। मेरे भाई एक और मैं चाहूंगा एल्कोहल टेस्ट आप करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल का कैन टेस्ट करेंगे, पिछले वगैरह हमने नहीं किया है, तो आज करेंगे ना बेटा। हम कह रहे हैं कैन टेस्ट, आप कैन टेस्ट की बात मत सोचिए। कैन होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। क्या होता है मेरे भाई बताइए जरा, ये आपने IUC में भी पढ़ा होगा, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है। ये बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट आपने पढ़ा होगा, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है येलो कलर का, और जब हम इसमें अल्कोहल डालते हैं मेरे भाई तो रेड कलर आता है। क्या आता है, रेड कलर। इट्स अ कलर टेस्ट, ये कलर टेस्ट है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सैंपल, सैंपल containing OH या alcohol gives red color, gives red color with yellow सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसा मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा भी होगा। ये होती है रिएक्शन NH4 होल ट्वाइस सीरियम NO3 होल 6, देख लें सारे लोग, ये है। और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट प्लस इस पर हमने डाल दिया ROH, इस पर हमने क्या डाल दिया, ROH।
सीरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, यहां पर 4 देख रहे हैं आप, 4 है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी NH4 होल ट्वाइस सीरियम OR NO3। दिख रहा है आपको? बाहर तो नहीं गया रेंज से? नहीं, बाहर नहीं गया है। लीगेंड एक्सचेंज टाइप की रिएक्शन है, लीगेंड एक्सचेंज टाइप की रिएक्शन है NO3 होल 5। ठीक है, मजेदार चीज सीखनी है तो सुनो। ये होता है येलो कलर का और ये होता है आपका रेड कलर का। ठीक है, सीरियम जो है वो +4 से यहां तक +4 ही रहता है। ठीक है, इसके आगे आगे जाके सीरियम 3 में जाता है, सीरियम 3 में जाता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। यहां एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल। हालांकि इतना पूछा नहीं जाता आपसे, बस इतना पूछा जाता है कि क्या एल्कोहल कैन टेस्ट देता है? यस, रेड कलर देता है। ये आपके सामने सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है फॉर एल्कोहल। ओके, जहां तक मुझे याद आ रहा है एक टेस्ट था विक्टर मेयर टेस्ट, याद है आपको? विक्टर मेयर टेस्ट वो हमने किया हुआ है, फिर भी मैं एक बार यहां करा देता हूं, फिर भी करा देता हूं। वो भी एल्कोहल का ही टेस्ट है, तो सारे लोग देखेंगे। थर्ड टेस्ट, और ये है आपका विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। मेरे भाई इस टेस्ट को हम RBC टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RBC टेस्ट, RBC टेस्ट। R रेड, B ब्लू, C कलरलेस। इस टेस्ट से आपको लूका की याद आएगी। लूका, लूका से क्या करते थे तुम? डिग्री पता करते थे। तो ये टेस्ट भी डिग्री बताने के लिए है। इट इज यूज्ड to find out degree of alcohol, degree of alcohol, degree of alcohol by using set of reagents। हम कई सारी चीजें यूज करते हैं, वो इसमें सैंपल के साथ रिएक्ट कराते हैं। क्या है वो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे देखिए, ये है प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, ये है आपका सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, एंड दिस इज योर टर्सरी एल्कोहल। तो शुरुआत में आप ये भी आपके देखो, आपको जो सीट मिली है ना दोस्त, उसमें पूरा डिटेल में सारी चीजें बनी हुई हैं। आप एक नजर देखिएगा, मतलब 100 में 95-96 रिएक्शंस हमने की हुई हैं, और ये सारा का सारा ये बहुत खूबसूरत टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं क्या है। बहुत सिंपल सा फंडा है। आपने सैंपल में क्या लिया हुआ है आपको थोड़े पता, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, आपको ये पता है एल्कोहल है, बट डिग्री कौन सी है आपको नहीं पता, यही आपको पता करना। तो पहले ऐसे मान लीजिए आपने यहां डाल दिया PI3 या रेड PI2, कुछ भी डाल दे, PCl3 डाल देते। चलिए, तो मेरे भाई आपको क्या मिल जाएगा? RCH2Cl। क्या मिला होगा ऐसा सोचो, आपको ये मिला होगा। अब आप इसमें डाल दो, ध्यान से देखें, Ag या NaNO2 डाल दो, NaNO2। NaNO2 डालोगे तो O से अटैक होगा, तो इसलिए AgNO2 ज्यादा सही रहेगा, AgNO2। तो अब बताओ आपको क्या मिल जाएगा? RCH2NO2। यहां क्या मिल जाएगा? RCHNO2। यहां क्या मिल जाएगा? R3CNO2 मिल जाएगा। तो ये सीक्वेंसली हम ऐड करते हैं, पहले ये फिर ये, अब ये बन गया। मेरे भाई जगह नहीं है इसलिए मैं लेफ्ट वाला पोर्शन हटाऊंगा, और इसके आगे क्या ऐड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं लेफ्ट वाला पोर्शन जो है, सारे लोग देखिएगा,
इसके आगे हम ऐड करेंगे NaNO2HCl, NaNO2HCl in each case, NaNO2HCl in each case। हम सबको पता है NaNO2HCl आपस में रिएक्शन करके हमें NO+ देता है, नाइट्रोसोनियम आयन, और ये नाइट्रोसोनियम आयन RCH2NO2 से रिएक्ट करेगा। RCH2NO2 से कैसे रिएक्ट करेगा, ध्यान से देखना सारे लोग मेरे भाई। ये है RCH, ठीक है, NO2 लगा हुआ था यहां पर, ये NO2 लगा हुआ है। अल्फा H हटकर NO लग जाएगा, अल्फा H हटकर NO लग जाएगा। ये रिएक्शन इनॉल फॉर्म से गई है, आई मीन टॉटोमेरिक फॉर्म से गई है। याद करें आप, जब इसका टॉटोमर जो बनेगा उसमें यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, उस पर यहाँ NO ऐड हो रहा है, उसमें यहाँ NO ऐड हो रहा है। याद करो हमने हेलो फॉर्म के समय पर पढ़ा था कि एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन हो रही हो, कार्बोनाइल पे जब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा हो तो कार्बोनाइल की इनॉल फॉर्म रिएक्ट करती है। तो इस पर भी क्या आ रहा है, NO+। तुम थोड़ी देर के लिए NO2 को कार्बोनाइल मान लो तो उसकी टॉटोमेरिक फॉर्म के हिसाब से अल्फा पर NO लगेगा। सेम अगर आप देखते हैं तो सेकंड वाले में क्या आएगा, RCr N डबल बॉन्ड O एंड NO2 एंड 3 डिग्री में कुछ नहीं होगा क्योंकि ये टॉटोमर नहीं बना पाएगा, ये टॉटोमर नहीं बना पाएगा जनाब, इसलिए इसके आगे कोई रिएक्शन नहीं। अब बनने वाली चीज को ध्यान से देखो, अगर देख रहे हैं तो ध्यान से देखो। ये जो चीज है इसका नाम होता है नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड, और इसका नाम होता है स्यूडोनाइट्रॉल, स्यूडोनाइट्रॉल। अब ये सीक्वेंस कर, पहले डाला PCl3, फिर डाला AgNO2, फिर डाला NaNO2HCl, यहां आ गए मेरे भाई। अब डालते हैं NaOH, अब डालते हैं NaOH, सारे लोग सुन लो, अब डालते हैं NaOH। अगर NaOH डालते ही जनाब आपको मिलता रेड कलर, अगर आपको मिलता रेड कलर तो कंफर्म है कि सैंपल 1 डिग्री अल्कोहल था, तो कंफर्म है कि सैंपल 1 डिग्री अल्कोहल था। और अगर NaOH डालते ही आपको मिला ब्लू कलर तो कंफर्म है कि सैंपल था 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर रहता है कलरलेस, तो कंफर्म है 3 डिग्री अल्कोहल। तो मेरे भाई आई थिंक यू जस्ट गेट इट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड RBC test. Why it is called RBC test? This is your Victor Mayer test used to find out degree of alcohol. अल्कोहल की डिग्री पता करने के लिए हम इसका प्रयास करते हैं, ये पढ़ते हैं। बाकी मेरे भाई सीट में माला परेड भी दिया हुआ है, माला परेड हमने पढ़ा था। एसाइलेशन, ब्रेडीज रीजन, टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, टॉयलोफॉर्म, एवरीथिंग इज देयर, Br2 वाटर, सब कुछ है इधर, सब कुछ जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको रत्ती भर भी टेंशन नहीं लेनी है। निनहाइड्रिन टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, अमीनो एसिड में हमने बात की थी, अमीनो एसिड के लास्ट में निनहाइड्रिन बायूरेट टेस्ट है। आज मैंने बोला बायोमोलिक्यूल के लास्ट में मोलिस टेस्ट, मोलिस टेस्ट, सब मिलेगा इधर, आपको निराश नहीं होना है, सब मिलेगा, ठीक है। द ओनली वन, एक चीज जो है मैं चाहूंगा कि आप लोग करें, वो है टेस्ट फॉर फिनॉल, ठीक है। एक में और आपको कराना चाहूंगा, टेस्ट फॉर फिनॉल। तो ये हटा दे, ये हटा दे रहे, ये विक्टर मेयर टेस्ट। अल्कोहल के और भी टेस्ट हैं बट वो सब हमने पढ़े हुए हैं, सब आपकी कॉपी में, सीट में। हम टेस्ट फॉर फिनॉल भी करेंगे, हटा रहा हूं दोस्तों। चलिए एक बढ़िया सी इंटरेस्टिंग सी हेडिंग डालते हैं, टेस्ट फॉर फिनॉल। फिनॉल के हमने काफी टेस्ट पढ़े हुए हैं। ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट है टेस्ट फॉर
फिनॉल। एक याद है आपने अभी तक बहुत बार यूज भी किया है, न्यूट्रल FeCl3, फेरिक क्लोराइड या बोले तो FeCl3 टेस्ट। FeCl3 टेस्ट, ये टेस्ट आपने किया हुआ है काफी बार, तो मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूं, टेस्ट इज गिवन बाय phenols and stable enols। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहूंगा कि आप बहुत ध्यान से इसे देखें। ये टेस्ट देता है फिनॉल और स्टेबल इनॉल, ठीक है। अब ये करता क्या है, टेस्ट देने का मतलब क्या करता है, ठीक है। अक्सर आप देखेंगे वॉयलेट कलर, न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर देता है, तो मैं इस बात को यहां लिख रहा हूं, फिनॉल गिव्स वॉयलेट कलर, अक्सर वॉयलेट कलर होता है विद, कई बार पर्पल वॉयलेट भी होता है विद न्यूट्रल FeCl3। न्यूट्रल FeCl3, आपको कोई भी FeCl3 दिया जाए आप वॉयलेट कलर ही करेंगे। क्या होती है रिएक्शन? अच्छा, ऐसा नहीं है कि फिनॉल ही ये रिएक्शन देता है, एरोमेटिक रिंग पर लगा हुआ OH ये रिएक्शन देता है, एरोमेटिक रिंग पर लगा हुआ OH ये रिएक्शन देता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, इस पर हम क्या लेते हैं, पिरीडीन ऐड करते हैं इसमें FeCl3 के साथ, ठीक है, और आपको मिलता है कलर्ड कॉम्प्लेक्स। क्या मिलता है दोस्त? कलर्ड कॉम्प्लेक्स। Fe ये +3 होता है, ठीक है, कर लेंगे। ये होता है वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर FeOAr होल थ्राइस, कॉम्प्लेक्स टाइप का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड लाइक आल्सो सोन बाय, याद है आपको इसका इनॉल बहुत स्टेबल होता था, ये याद है आपको 76% होता था, तो ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। पहला है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, दूसरा हम करेंगे, दूसरा है दोस्तों लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट क्या होता है? लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। चलिए इसके सीक्वेंस में आपको बताता हूं, ठीक है, सारे लोग ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। पहले मैं इधर आपको रिएक्शंस बता देता हूं। इसमें सैंपल लेते हैं फिनॉल, इस पे डालते हैं मेरे भाई NaNO2HCl। याद करो इस रिएक्शन को, याद करो इस रिएक्शन को, NaNO2HCl। आप में से कुछ लोग के मुंह से निकलेगा डाई बनाओ, अबे डाई नहीं, ये तो NO+ देता है, NO+, और ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि आपको तो बस इतना मिलेगा ना? देखो सारे दिख रहा है क्या? ये तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, अरे वो तो डाइजोनियम होना चाहिए, बेंजीन पर N2+Cl-। अरे भाई ये मिलेगा, देखो पैरा पर NO+, जो ये दिया है वो पैरा पर लग जाएगा। लुक एट इट्स टॉटोमर, लुक एट इट्स टॉटोमर, इसके टॉटोमर को देखो, ये स्पेस टॉटोमरिज्म कर रहा है, स्पेस टॉटोमरिज्म। मैं लिख देता हूं इसका टॉटोमर, इन रिएक्शन कंडीशंस इसका टॉटोमर ये होगा NOH। सारे लोग देखें NOH, और फिनॉल के साथ एसिडिक कंडीशन में मैं इसे थोड़ा सा NOH, एंड फिनॉल के साथ एसिडिक कंडीशन में सारे लोग देखना H+। आपको रिएक्शन करानी आती है मेरे भाई, आप बिल्कुल रिएक्शन करा सकते हैं। ये H+, ये वाटर हटेगा, N पैरा से लगेगा, N पैरा से लगेगा। नाउ कंडेंस दीज टू, तो ये देखना इसमें पूरा गेम इसी चीज का है। जब ये कंडेंस होगा इसके साथ, जगह नहीं है यहां पर तो मैं नीचे लिख रहा हूं, क्या बनेगा? डबल बॉन्ड N, इधर N नहीं है, डबल बॉन्ड N। ध्यान से देखो इस कंपाउंड को, दिल खुश हो जाएगा आपका। इसे बोलते हैं इंडोफिनॉल,
बोलते हैं इंडोफिनॉल, ठीक है। और जब इस पर हम डालते हैं NaOH, एंडोफिनॉल पर डालते हैं NaOH, तो मेरे भाई ये बहुत एसिडिक H है, बहुत एसिडिक H। ये छटाओगे तो यहां का माइनस यहां तक रेजोनेंस कर सकता है, यहां का माइनस यहां तक रेजोनेंस कर सकता है, और वो टर्मिनल वाले आइडेंटिकल RS भी होंगे। जब माइनस यहां होगा तो ये रिंग एरोमेटिक है, माइनस ये रहेगा तो ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। महा एसिडिक ग्रुप है, H है। तो मेरे भाई जब आप ये करेंगे तो यू वुड गेट डेफिनेटली a conjugated compound and definitely it would be colored also, double 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 O minus Na plus। तो लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में एक्चुअली क्या होता है, कलर चेंज होता है हर एक स्टेप में। तो वही कलर से हम पता कर पाते हैं कि भाई कब क्या था और ये फिनॉल था या नहीं। जैसे ये इंडोफिनॉल का सॉल्ट है और ये ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है, सारे देख लें। एंडोफिनॉल रेड होता है, एंडोफिनॉल रेड होता है, सारे देख लो, सारे देख लो, ये है पूरा का पूरा, ठीक है। ये वाली जो चीज होती है, ये मैं इसका कलर ले लेता हूं, ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ये जो कंपाउंड होता है टॉटोमेरिक सेगमेंट वाला, ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये GRB हो गया, GRB। कलर चेंज याद रखना, फिर से सुनो, दिस टेस्ट इज गिवन बाय फिनॉल, सारे सुन ले, मैं यहां पर लिख देता हूं इसे, लीवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। दिस टेस्ट इज shown by phenol and सेकेंडरी अमीन। मेरे भाई सेकेंडरी अमीन भी ये टेस्ट देता है, क्लियर। अब आप जानना चाहेंगे सेकेंडरी अमीन कैसे देता है टेस्ट। मेरे भाई समटाइम्स इन प्लेस ऑफ NaNO2HCl हम यूज करते हैं, मैं अभी यहां लिख देता हूं, सेकेंडरी अमीन लिख दिया मैंने, सेकेंडरी अमीन फुल स्टॉप। अगर आप इसी को सेकेंडरी अमीन से स्टार्ट करते, तो जैसे मान लीजिए आपके पास है RNH, तो हम इस पे डालते हैं NaNO2HCl, हम इस पे डालते हैं NaNO2HCl। अगर हम सेकेंडरी अमीन के लिए स्टार्ट करते हैं तो यहां से बनता है N नाइट्रोसो अमीन। और मेरे भाई अब जरा ध्यान से सुनना, इस पर डाल दो फिनॉल, इस पर डाल दो फिनॉल, इस पर, जब इस पर फिनॉल डालोगे मेरे भाई तो यही मिलेगा, यही जो लिखा है ये, क्योंकि ये NO+ प्रोवाइडर है, ये NO+ देगा, वो NO+ इसके पैरा पर आ जाएगा और रिएक्शन इस तरीके से चलेगी, रिएक्शन इस तरीके से चलेगी। दैट्स व्हाई you can see that reaction can be shown both by secondary amine as well as phenol। and the important thing is this कि आपके दिमाग में कलर चेंज होना चाहिए, ग्रीन से रेड, रेड से ब्लू। रेड कलर होता है इंडोफिनॉल का, ब्लू कलर होता है उसके सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से, उसके सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। दिस वाज द टेस्ट जो हमने अभी नहीं किया था, इसलिए हमने आज पढ़ लिया, ओके। इसी के साथ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर एक रिएक्शन, चुन चुन कर कोई भी रिएक्शन वो आप पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं और कराऊंगा इसे हटाने के बाद, ठीक है, इसे हटाने के बाद, हटा रहा हूं इसे। मेरे भाई अब अगला वाला बहुत मजेदार, बहुत ज्यादा मजेदार है और बहुत आसान भी है। क्या होता है, हमारे पास एक मेथड है लेसाइन एलिमेंट एनालिसिस। लेसाइन एलिमेंट एनालिसिस, ठीक है। आपको लास्ट जो आपका POC है उसका जो सबसे आखिरी का पेज है, लास्ट पेज, उस पर एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में एलिमेंट एनालिसिस
है। तो पहले जरा ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब है, इस हेडिंग में हम क्या पता करते हैं, ये जानने के लिए ध्यान से सुनो मेरे भाई। इन दिस सेगमेंट या इन दिस एनालिसिस we try to find out elements सुनना other than elements present in any organic compound, मतलब मुझे ये तो पता है कि ये जो सैंपल है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो पता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मुझे ये पता है इसमें कार्बन हाइड्रोजन होंगे। उसके अलावा और कौन से एलिमेंट हैं, ये इससे पता करते हैं। In this analysis we try to find out elements present in any organic compound other than carbon and hydrogen, because we already know that there must be carbon। भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होगा ही ना दादा। इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं बताओ, हम इसके अलावा क्या क्या पता करें। लाइक हम पता कर रहे हैं कि नाइट्रोजन है या नहीं है, सही बात है। हम पता करें सल्फर है या नहीं है, हम ये पता करेंगे सल्फर है या नहीं है। हम ये पता करेंगे मेरे भाई हैलोजन है या नहीं है, हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है या नहीं है। कई बार हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों होता है, तो हम वो पता करेंगे कि भैया दोनों तो नहीं मौजूद हैं एक साथ। तो इस एलिमेंट एनालिसिस, लेसाइन एलिमेंट एनालिसिस में हम ये करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें हमारे सैंपल का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन नहीं पता होता। अगर मुझे पता ही होता कि इसमें कितने नाइट्रोजन कितने सल्फर, तो मैं क्यों पता करता कौन सा एलिमेंट है। यहां हमें केवल इतना पता है that our compound is a organic compound, हमारा सैंपल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बस हमें इतना पता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। क्या करते हैं इसमें, तो मैं आपको बता रहा हूं। इन दिस एनालिसिस फर्स्ट प्रिपेयर सारे लोग देखेंगे सोडा एक्सट्रैक्ट ऑफ सैंपल। जो सैंपल है उसका सोडा एक्सट्रैक्ट तैयार करो। आ जाओ यहां हम करते हैं। ये भैया पूरी टेबल तुम्हारे उसमें बनी है, इसलिए मैं यहां पर ज्यादा रिएक्शंस आपको बताऊंगा नहीं। सोडा एक्सट्रैक्ट, ठीक है, चलें। अगर तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल में नाइट्रोजन प्रेजेंट था, तो मेरे भाई कुछ नहीं करते हैं, सैंपल को सोडियम मेटल के साथ हीट करते हैं। जो बनता है वो सोडा एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है मेरे भाई, तो अब जरा ध्यान से सुनना, सारे लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मेरे भाई आपको तो ये केसेस मिल सकते हैं, देखो सल्फर, हैलोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ, ठीक है। तो जब हमने इस सैंपल को हीट किया होगा तो कुछ सोडा एक्सट्रैक्ट बना होगा, इस पे किया होगा तो कुछ सोडा एक्सट्रैक्ट बना होगा, इस पे कुछ किया होगा तो सोडा एक्सट्रैक्ट बना होगा, इस पे कुछ किया होगा तो सोडा एक्सट्रैक्ट बना होगा। मुझे सच बताओ, जब मैं इसे सोडियम के साथ हीट करूंगा तो सोडा एक्सट्रैक्ट ऐसा बनेगा, जब मैं इसे हीट करूंगा तो सोडा एक्सट्रैक्ट NaCNS बनेगा, इसे हीट करूंगा सोडा एक्सट्रैक्ट NaX बनेगा, इसे करूंगा तो NaCN बनेगा। मेरे भाई मुझे थोड़े पता मेरा सोडा एक्सट्रैक्ट कौन सा है, तो अब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस यूज करके पता करूंगा। आप कहोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों जा रहे हो? अरे ये सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं, तो इनका इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपने पढ़े होंगे। लाइक अगर मैं FeCl3 ऐड करता हूं और मुझे मिलता है ब्लड रेड कलर,
अगर मुझे मिलता है ब्लड रेड कलर, तो बताइए क्या ये कंफर्म हो गया कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों? क्योंकि आपको पता है ये ब्लड रेड कलर होता था FeCNS होल थ्राइस। आपने बाहर से क्या डाला? आपने बाहर से सोडियम डाला है बस, और FeCl3 डाला है। आपने ना नाइट्रोजन डाला है ना सल्फर डाला है। तो मेरे भाई फॉर्मेशन ऑफ दिस ब्लड रेड कलर हमें बताता है, क्लियरली इंडिकेट्स दैट देयर इज अ नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट इन योर सैंपल। आजा बताओ, अगर सोडा एक्सट्रैक्ट को मैंने लेड एसीटेट के साथ हीट किया और ब्लैक प्रेसिपिटेट आया, तो आप किधर समझेंगे? किधर? लेड एसीटेट के साथ हीट करो ब्लैक प्रेसिपिटेट, लेड एसीटेट के साथ हीट करो ब्लैक प्रेसिपिटेट, लेड लेड लेड। क्या समझ में आया या नहीं मेरे भाई? आपको पता है यहां पर इसका ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। सल्फर कंफर्म, सल्फर कंफर्म मेरे भाई। AgNO3 डालने पर मुझे अगर प्रेसिपिटेट मिलता है तो क्या मुझे पता चल जाएगा कि हैलोजन है आपके कंपाउंड में? ऊपर वाली रिएक्शन आप सीट से लिख लीजिएगा। यहां कई सारे रीजेंट सीक्वेंस में ऐड करने पड़ते हैं। एंड आई थिंक यू नो अबाउट पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू, एंड द फॉर्मूला ऑफ पर्शियन ब्लू कंटेन्स नाइट्रोजन। पर्शियन ब्लू में N होता है, हमने बाहर से N ऐड नहीं किया होता है, तो विच कंफर्म्स कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है। तो अगर आपने ये दिमाग में रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये कलर आपको पता है ब्लड रेड कलर, तो नाइट्रोजन सल्फर कंफर्म, AgX प्रेसिपिटेट तो हैलाइड कंफर्म, ब्लैक प्रेसिपिटेट तो सल्फर कंफर्म, एंड पर्शियन ब्लू तो नाइट्रोजन कंफर्म। तो आपको ये एलिमेंट एनालिसिस खटाक से कर लेंगे। एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है? Which of the following compound, या हटाओ ना यार, सुनो सुनो सुनो, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं। फॉर केस डी, फॉर सैंपल इन डी, डी 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 फॉर सैंपल इन डी, इस सैंपल के लिए कंपाउंड क्या क्या हो सकता है? कंपाउंड में भी कौन कौन सा कंपाउंड हो सकता है? अगर इस सैंपल की बात करें, SH एंड डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH, B NH2 SO3H। यार क्या अकल लगानी, मुझे क्या लेना देना कि नाइट्रोजन कैसा है, बाहर है, छोटा है, बड़ा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसे छोड़ो। बस कंफर्मेशन यही है कि नाइट्रोजन और सल्फर होना चाहिए। नाइट्रोजन सल्फर है, डन। नाइट्रोजन सल्फर है, डन। ऐसे जितने कंपाउंड होंगे मैं सारे लिख दूंगा, नाइट्रोजन सल्फर है तो डन। क्या आप समझ रहे हैं मेरे भाई? ओके, सो इसी के साथ जस्ट POC का हर एक सेगमेंट हमने खत्म कर लिया है। वी जस्ट फिनिश्ड ईच सेगमेंट ऑफ POC, ठीक है? तो इस POC वाली सीट में ही फर्स्ट पार्ट है पॉलीमर। पॉलीमर का ऑलमोस्ट सारे सेशंस हमने किए हैं। एक लेक्चर में और लूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 11th NCERT के भी कौन से चैप्टर्स आपको ध्यान देने पड़ेंगे 11th NCERT के, ठीक है? 12th NCERT के तो हमने सारे चैप्टर्स कर लिए। 11th NCERT 12th NCERT का कौन सा पोर्शन आप जरूर करें, उसमें मैं आपको मार्किंग वर्किंग बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही।